हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं साई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हम बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वीडियोस अपलोड करते हैं, बनाते रहते हैं। और उसी सीरीज़ में हमारे पास टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। एंड फिजिक्स में हम आपको फर्स्ट टॉपिक है जो मैं इसके बारे में एनालिसिस करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, गतिक वैद्युतिकी। सो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपके पास करंट के बारे में पढ़ना है, आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, आपको पोटेंशियल विभव के बारे में पढ़ना है, करंट डेंसिटी जिसको हम लोग विद्युत घनत्व बोलते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जो सर्किट डायग्राम आता है उसको सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला आपको टॉपिक है आपके पास, फर्स्ट टॉपिक इज विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट। करंट है विद्युत धारा। फर्स्ट थिंग, जो विद्युत धारा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको शो करेंगे आई के साथ, दिस कैपिटल आई या स्मॉल आई। तो कैपिटल आई स्मॉल आई क्या होता है? विद्युत धारा का संकेत है, सिंबल है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, यह है क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर हिंदी में। अगेन आई एम रिपीटिंग, विद्युत धारा का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है आवेश प्रवाह की दर। That is the flow of current. Flow of current is called, this current is called the flow of charge. क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? अगर चार्ज कहीं पर स्थिर अवस्था में है, मेरे को कोई चार्ज लेता हूँ, कोई आवेश लेता हूँ मैं, अगर ये आवेश कहीं पर स्थिर अवस्था में है तो ये करंट नहीं बनाएगा। जब आवेश स्थिर अवस्था में है, स्थिर स्टेबल है, तब ये करंट नहीं बनाएगा। लेकिन जब आवेश चलना शुरू करता है, जब ये मूवमेंट शुरू करेगा, जब आवेश चलना शुरू करेगा तो वो बन जाता है करंट, विद्युत धारा। क्लियर? सो हमेशा याद रखना, जब आवेश या चार्ज जब चलना शुरू करेगा, मूव करेगा, प्रवाह करेगा, फ्लो करेगा, सो वो होता है आपके पास करंट। क्लियर? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, क्लियर, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाह होगा उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह होगा। ठीक है? सो जैसे आपको, जैसे सपोज अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो विद्युत धारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड आएगा, इधर आएगा, इस साइड विद्युत धारा। सो हमेशा रखना, विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा का। क्लियर? यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ आपको मैं, कि जो विद्युत धारा है वह एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी रिप्रेजेंट बाय द आई। आई से आपको संकेत को शो करना पड़ेगा। यह होता है आवेश प्रवाह की दर। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलेगा। फोर्थ पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बारे में, कि यह एक अदिश राशि है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जो करंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो एसआई यूनिट होता है, जो आपके पास जो करंट का, विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट आएगा वो होता है आपके पास एम्पियर, जिसको हम लोग शो करते हैं एम्पियर से आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ। क्लियर है? सो इस तरीके से विद्युत धारा के बारे में आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि क्या होता है। राइट? और देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो फार्मूला आएगा आपके पास, जो फार्मूला हो जाएगा, धारा I बराबर होता है Q/T। राइट? सो दिस I इज इक्वल टू Q/T इज द फार्मूला ऑफ द करंट। इसका सूत्र है आपके पास, फार्मूला है, यह इसका एसआई यूनिट है। इसी प्रकार से जैसे ये फार्मूला बना है वैसे इसका एक यूनिट हम और बना सकते हैं। जैसे एक यूनिट आपके पास एम्पियर था, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से I का जो यूनिट आएगा आपके पास कूलॉम पर सेकंड, यह भी इसका एक यूनिट हो जाएगा, कूलॉम पर सेकंड। सो दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का। राइट? नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में एनालिसिस करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर से आएगा आपके पास, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइडली इन डिफरेंट एग्जाम दे आस्क अबाउट इट, दैट इज द ओम्स लॉ। देखते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, ओम्स लॉ क्या बताता है? तो ओम्स लॉ जो होता है, ओम का जो नियम है वो बताता है विद्युत धारा मतलब I और विभवांतर या विभव जिसको हम लोग बोलते हैं V। तो I और V के बीच जो रिलेशन है वो बताता है ओम्स का नियम।
ओम का जो ओम्स लॉ है, जो ओम का नियम है, वो बताता है आई और वी में रिलेशन। ठीक है, सो ओम का नियम यह कहता है किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, करेंट आई, यह अनुक्रमानुपाती होता है। ये धारा जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है लगाए गए विभवांतर का। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार दिस आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो यहाँ से आपके पास आएगा आई प्रोपोर्शनल टू वी, उतना ही करंट फ्लो होगा जितना यहाँ पर विभवांतर लगा रहेगा, राइट। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पर से एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखते हैं 1/r। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद 1/r आया, तो यहाँ से आएगा I इज इक्वल टू V/r। क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला I इज इक्वल टू V/r। यह कहाँ से आया? या ओम्स के नियम से आया, ओम्स के जो ओम्स लॉ है वहाँ से आया। इस R को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्लियर। सो दिस R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। यह वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है बिना रेजिस्टेंस से कंप्लीट नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो रेजिस्टेंस आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध R एंड दिस इज दिस R या प्रतिरोध के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो R है ये हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करता है। दिस रेजिस्टेंस R ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। R या प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यह चाहता है कि धारा फ्लो मत हो। ठीक है, तो ये क्या करता है? धारा प्रवाह का विरोध, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, काम है, क्वालिटी है। इसको हम शो करते हैं रेजिस्टेंस को एक सिंबल के साथ, संकेत के साथ। दिस इज द रेजिस्टेंस R, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट आ गया आपके पास, होता है ओम। किसका SI यूनिट? दिस रेजिस्टेंस R, प्रतिरोध का। क्लियर। इसको हम शो करते हैं ओम। इसका जो सिंबल होता है, जो संकेत होता है, वो इस तरीके से रहेगा आपके पास। ठीक है, तो इसका संकेत हो जाएगा। नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस R है वो तीन चीज़ पर डिपेंड करते हैं मोस्टली। मीन्स मोस्टली इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? निर्भरता। तो जो रेजिस्टेंस R है वो डिपेंड करता है लेंथ L पर। मीन्स कोई चालक है उसका लेंथ कितना है, टेम्परेचर T पर, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का उस पर, A पर। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर अगेन यहाँ पर से हम लोग जो रेजिस्टेंस R है, प्रतिरोध R, यह निर्भर करता है, निर्भरता के बारे में पढ़ रहे हैं आपसे। निर्भरता तो निर्भर करता है ये चालक की लंबाई। दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यह निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, अर्थात ये L पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है ये R L पर? तो ये हो जाएगा आपके पास R प्रोपोर्शनल टू L होता है। मीन्स चालक जितना लंबा होगा, चालक का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब यह है, इसका अर्थात यह है, इसका सेंटेंस यह है कि चालक जितना लंबा होगा, जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना उससे ज़्यादा प्रतिरोध होगा। मीन्स अगर L आपके पास प्लस हो रहा है तो R इसका भी क्या होगा? प्लस होगा। नेक्स्ट, ये जो रेजिस्टेंस R है वो डिपेंड करता है T पर। तो इसका टेम्परेचर के साथ भी इसका चेंज होता है, इसका वैल्यू। क्लियर। सो दिस R इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो, तापमान पर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, जो रेजिस्टेंस R है आपके पास वो चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। जैसे ये मान लीजिए मैं इस जो पेन है मेरे पास मार्कर, इसको मैं ये चालक लेता हूँ, कंडक्टर लेता हूँ, तो ये जो दिख रहे हैं सामने में ये एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो रेजिस्टेंस R है आपके पास उस पर डिपेंड करता है, बट प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती रूप से। मीन्स ये हो जाएगा R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। सो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि R का डिपेंडेंसी किस पर है, R डिपेंड करता है किस पर, काम कैसे करता है, ये चीज, राइट। उसको आगे देखते हैं। सो अगर मैं ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन को लिंक करके R प्रोपोर्शनल टू L एंड R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसको लिंक करके हम लिख सकते हैं यहाँ से कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A।
जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर से आएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पर एक नया टर्म्स है आपके पास रो। सो ये जो टर्म्स है आपके पास रो, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। सो दिस रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। तो हम लोग प्रतिरोध से शुरू किए थे, हम लोग हमारे पास टॉपिक आ गया प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। अब एक चीज़ ध्यान देना कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी का भी फंक्शन सेम है जो रेजिस्टेंस का होता है, अपोज ऑफ करंट। बट इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। तो इसके आंसर ये है कि रेजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पर, उस पदार्थ पर जिसका चालक बना हुआ है, जिसका चालक कंडक्टर बना हुआ है, उस पदार्थ पर डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऑप्शन में यह बताया जाता है, पूछा जाता है कि क्या रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता लेंथ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर इस पर, एरिया पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं, यह डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। तो ये यहाँ पर से आपके पास पॉइंट हो गया, ये सब 3 पॉइंट में लिखा दिया आपको मैं। नेक्स्ट, अगर हम इसको यहाँ से हम इसको जो L है और जो A है, जब हम इसको लिंक करते हैं, ठीक है, लिंक करते हैं इसके चालक के लिए अलग अलग लेंथ के लिए जब इसको लिंक करते हैं तो हमारे पास 2 फार्मूला R आता है। तो वो होता है आपके पास R2 अपन R1 इज इक्वल टू L2 अपन L1 का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आता है R2 अपन R1 इज इक्वल टू R1 अपन R2 का पावर 4। यह क्या है? अगर किसी चालक का 2 लेंथ है, लंबाई में इंक्रीज होता है, चेंज होता है, तो उसका रेजिस्टेंस के साथ प्रतिरोध के साथ कैसे संबंध बदलेगा, तो उसको ये बताता है। यह बताता है कि कोई चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो उसका जो त्रिज्या है वह प्रतिरोध के साथ किस तरीके से संबंधित है, लिंक है। तो ये 2 फॉर्मूला को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ कि जो रेजिस्टेंस है उसको वो किसी भी सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है। बिना रेजिस्टेंस में कोई भी सर्किट काम नहीं करेगा। तो अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ और कुछ नियम भी देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि प्रतिरोध का 2 नियम होता है, ठीक है। तो पहला जो नियम इसका आएगा, और जो नियम है संबंधित है प्रतिरोध को आपस में जोड़ने से संबंधित, कि प्रतिरोध आपस में जुड़ा कैसा है। सो पहला होता है जो टॉपिक है क्या, प्रतिरोधों का संयोजन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध को हम 2 प्रकार से संयोजन कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, एक लाइन में सीधे सीधे चलते जाना। समांतर क्रम का मतलब होता है एक के नीचे एक, उसको ऐड करना, जोड़ना, कॉम्बिन करना, ठीक है। देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। पहला इसमें आएगा श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस इस तरीके से R1 दिया गया है, दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास R2 दिया गया है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर? अगर हम यहाँ पर से कोई एक बैटरी, इसको सेल ऐड करते हैं, पोटेंशियल ऐड करते हैं यहाँ से, तो V हो जाएगा आपके पास V+-। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि भाई चलो ठीक है सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, अब इसका कुल प्रतिरोध बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल प्रतिरोध, तो उसका आंसर आएगा आपके पास कुल प्रतिरोध R इज इक्वल टू जाकर दोनों को डायरेक्टली जोड़ दीजिए, R1 + R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो भी प्रतिरोध दे रहा है उसको डायरेक्टली आपको जोड़ देना है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो उसका रेजिस्टेंस आएगा 6। और जरूरी नहीं कि 2 ही रहेगा, मैं डायग्राम में 2 से किया, बट 2 से ज़्यादा हो सकता है, मल्टीपल रेजिस्टेंस हो सकता है वो। क्लियर? इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें डायरेक्टली आपको जोड़ना है तो कुल प्रतिरोध आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट तो इसके बाद आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन में, वो होगा आपके पास समांतर क्रम, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस, देखो इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस का जो दूसरा टर्मिनल था दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़ गया था, जैसे पकड़ लिया गया इसको, ठीक है, जस्ट हैंड अप। इसमें क्या होता है,
एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे आपके पास अगर एक रेजिस्टेंस में यहाँ पर इस तरीके से मैं शो करता हूँ R1, जो सेकंड रेजिस्टेंस आएगा और कुछ इस तरीके से रहेगा R2। एक यहाँ पर बैटरी में फिट कर देता हूँ प्लस माइनस V, तो इसको बोलते हैं समांतरकरण, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। इस परिस्थिति में, इस केस में जो कुल प्रतिरोध आता है उसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपके पास 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। राइट। तो जैसे हम स्टेडी क्रम में डायरेक्टली जोड़ते थे, समांतर क्रम में आपको रिवर्स इनवर्स कर देना है, उसको उल्टा कर देना है। जैसे R का 1/R आएगा इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा। इसका जो कॉम्बाइन जो रेजिस्टेंस आएगा, कुल जो प्रतिरोध आएगा उसका वैल्यू ये रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और जरूरी नहीं कि दो ही रेजिस्टेंस रहेगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। क्लियर। अब मैं आपको दो एग्जांपल इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग। लेट्स सी, एक एग्जांपल है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है सपोज, उसमें रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम, ये है 3 ओम, और यहाँ पर से उसको हम एक जोड़ देते हैं 5 ओम। मैं यहाँ से एक बैटरी फिट कर देता हूँ। अगर मेरा क्वेश्चन है कि एक चीज़ बताओ भाई कि इसका कुल जो प्रतिरोध है, जो कुल प्रतिरोध है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो पहला तो ये आपको ये चेक करना है कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, जितना भी रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस 3 है, 2, 3 और 5 ओम का, वो आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में है क्या या समांतर क्रम में है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, सपोज करंट I। तो अगर ये करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 5 जाएगा, तो आपको ये चेक करना है कि क्या इस करंट के मार्ग में कोई बाधा है या कोई दूसरा रास्ता है, ये एक ही रास्ता है। ध्यान दीजिए, जब ये करंट 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 5 में जाएगा, बिना कोई दूसरा रास्ता का, एक ही रास्ता में, तो जब एक ही रास्ते में फ्लो होते हुए सारे रेजिस्टेंस के पास चले जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस केस में जो कुल प्रतिरोध आएगा वो हो जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 5, 5 + 10 ओम। तो चेक कैसे करना है आपको स्टेडी क्रम, जो करंट है कंप्लीट फ्लो होना चाहिए तीनों में, बिना किसी दूसरे रास्ता का। राइट। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, समझना है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। मैं अगले जब क्लास लूँगा आपको तो और बहुत सारे क्वेश्चन बताऊँगा, इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। राइट। सो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, हम कंप्लीट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी प्रकार के डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क एंड वी विल सॉल्व दैट। थैंक यू।